नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिल्ली से जयपुर तक जाना है, तो आप में से जो लोग इस रास्ते से परिचित हैं, जो लोग इस मार्ग का प्रयोग कर चुके हैं, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि अगर आप सड़क से जाएंगे तो आपको 4 साढ़े 4 घंटे तक लग सकते हैं। अगर आप कोई शताब्दी एक्सप्रेस या जो बाकी फास्ट ट्रेन चलती हैं अगर आप उनको लेंगे तो हो सकता है आपको करीब 3.5 घंटे तक के आसपास का समय लगे। और अगर आप उड़ान लेते हैं, अगर आप फ्लाइट लेते हैं, तो दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट जो है वो तकरीबन 1 घंटे की है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे आप केवल आधे घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते हैं, तो आप में से शायद ज्यादातर लोगों को इस बात का यकीन भी नहीं होगा। क्योंकि आधा घंटा तो यार मतलब हमको अपने घर से निकलकर थोड़ा दूर बाजार तक जाने में लग जाता है। लेकिन यह बात गलत नहीं है, यह बात सच है। भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। न सिर्फ भारत, दुनिया के बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका इस पर काम कर रहा है, इलॉन मस्क ने इसको अपना सपना बताया है और इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में काम किया जा रहा है। और भारत में इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप जो है वो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से अगर यह सफलतापूर्वक बन जाती है तो आपको शायद दिल्ली से जयपुर तक की दूरी तय करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। यह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या किया गया है, यह आपको बताऊंगा। इस पे अभी आज क्या हुआ है, अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला है, यह आपको दिखाऊंगा भी। ये सारी चीजें करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। कृपया ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो हमारा भाई पेड बैच का सब्सक्रिप्शन होता है, आप वो लेना चाहते हैं, तो अभी अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपको 60% ऑफ पर वो मिल जाएगा। यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 23,500 में, और 2026 के मेंस तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र 25,000 रुपए में। याद रखिएगा, इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अनअकैडमी का जो मॉडल है उसके तहत आप किसी भी अध्यापक के किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। तो आपको एक बहुत बड़ी सुविधा ये अनअकैडमी देगा, तो आप इसका लाभ उठाइए और आज ही अतुल जैन कोड लगाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, अब आपको एक बार पहले बताता हूं कि आज जो है अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा। हमारे जो रेल मंत्री साहब हैं उन्होंने क्या कहा। एक आर्टिकल मैंने आपके लिए खोल कर रखा था, जो कि ये क्या हो गया, अरे यार ये विज्ञापन आने लगते हैं हर जगह। कैसे जाएगा भैया विज्ञापन? हाँ, ऐसे जाएगा। यही था या कुछ और था? नहीं, ये कुछ और खुल गया शायद। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक बार दोबारा से सर्च कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा से एक बार सर्च कर लेते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो है हाइपर लूप। तो हाइपर लूप ट्रेन टेक्नोलॉजी जो है, आज भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या किया है। आप यहां पर ये वाला आर्टिकल मैंने खोला हुआ था, लेकिन हाँ जी, करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चल पाएगी, और जिससे दिल्ली से जयपुर तक की दूरी करीब आप आधे घंटे में तय कर पाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसका आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस आप समझ लीजिए कैसा दिखेगा कुछ कुछ। ये देखिए, इस तरह की एक ट्यूब बनाई जाएगी। या आप अभी समझ लीजिए काम कैसे करेगा आपको बताऊंगा। इस ट्यूब के अंदर जो पॉड होगा, पॉड मतलब वो जगह जहां पर यात्री बैठेंगे, उसको जमीन से थोड़ा उठाया जाएगा और उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से तेजी से आगे चलेगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका विकास होगा। आईआईटी मद्रास में इसका विकास किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास जो है वो भारतीय रेलवे के साथ मिलकर इसका विकास कर रहा है। चित्र देखें। अब चलिए एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा है क्या, इसमें होने क्या वाला है, ये आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, आमतौर पर कोई भी ट्रेन जब चलती है, जब भी मैं आपसे कहता हूं ट्रेन का चलना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई ये आपकी रेल की पटरियां हैं, इन पटरियों पर रेल के जो पहिए हैं वो घूमेंगे और आगे चलेंगे। ये बात सही है? इस तरह से हमारे दिमाग में आता है रेल का चलना। तो इसमें कई सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेल की गति को धीमा करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? जब आपके पहिए जो पटरी पर घूमते हैं, यहां पर क्या लगता है? घर्षण बल। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन।
घर्षण बल तो बचपन में पढ़ा होगा ना। जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज पर चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो जब ट्रेन के पहिए घूम रहे हैं निश्चित तौर पे, तो पटरियां उस पर घर्षण बल लगा रही हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रही हैं, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन से एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, ऊर्जा का बहुत नाश होता है। आप देखिए कभी भी ट्रेन चलती है तो पटरियां गर्म हो जाती हैं। वो गर्म क्या है, वो घर्षण बल जो है वो ऊर्जा को जो आपकी हीट में कन्वर्ट करता है, ताप में कन्वर्ट करता है, ये ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके अलावा मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है भाई, तो उसके लिए माफ कर देना मेरे को। मान लो ये आपका ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके ट्रेन का डब्बा है। तो ट्रेन जब आगे चल रही है तो हवा जो है, विंड ड्रैग लगता है, हवा उसको पीछे की तरफ धकेलती है, वायु का घर्षण बल लगता है, और यह भी आपके ट्रेन के डब्बे को पीछे की तरफ धकेलता है। ये तो आप भी देखोगे ना, ट्रेन, आपकी गाड़ी भी अगर तेज चलती है तो हवा जोर से आके टकराती है, आप अगर तेजी से भागो तो भी आपको चेहरे पर हवा लगती है, आप साइकिल चलाओ तो भी आपको हवा लगती है। हवा आपको, क्योंकि आप हवा को काट कर आगे बढ़ रहे हो, तो हवा आपको पीछे की तरफ धकेलने का कोशिश करती है। यहां पर क्या है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जो है वो इन सारे बलों से मुक्ति पा सकती है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी बेटा काम कैसे करती है कि आप क्या करते हो, आप एक लंबी सी ट्यूब बनाते हो, जैसा आपको मैंने अभी जो रेल मंत्री साहब का जो ट्वीट था उसमें दिखाया कि आप इसमें क्या करते हो, आप बनाते हो एक लंबी सी ट्यूब। इस प्रकार की आपने एक ट्यूब बना ली, ठीक है। आप जहां से जहां तक भी आपको जाना हो वहां तक जाने के लिए आप ये लंबी सी ट्यूब बनाते हो, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी अक्रॉस आपको इस तरह की एक टनल, एक सुरंग जैसी, एक ट्यूब जैसी बनानी पड़ेगी। इस ट्यूब के अंदर आप क्या करते हो, इसकी सारी हवा निकाल लेते हो, इसके अंदर आप निर्वात उत्पन्न करते हो, यानी कि इसके अंदर की सारी हवा आपने निकाल ली। इसके अंदर वैक्यूम है, लगभग वैक्यूम, पूर्ण वैक्यूम तो हम वैज्ञानिक तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन लगभग इसके अंदर जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की वायु नहीं होती। और अगर वायु नहीं है तो आप क्या क्या समझते हैं इसको, आप अगर वायु नहीं है तो भाई कोई भी चीज अगर इसके अंदर चलेगी तो जो हवा का जो घर्षण होता है वो उस पर लगेगा ही नहीं, वायु का जो इस पर फ्रिक्शन होता है, जो जिसके कारण गति कम होती है, वो लगेगा ही नहीं। एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने खत्म कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर जो मूव करने वाला पदार्थ है, जो डब्बा है, जिसको पॉड बुलाया जाता है, तो मान लीजिए ये आपका पॉड है, इस पॉड में आपने यात्रियों को बिठा दिया, ठीक है, इस पॉड में आपने यात्रियों को बिठा दिया। यह पॉड बेटा किसी पटरी इत्यादि पर नहीं चलेगा। आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए इस पॉड को इस ट्यूब के अंदर धरातल से उठा लेते हो। यानी कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो ना। हमने देखा होगा बहुत जगह कि चुंबकें लगी होती हैं और बीच में एक वस्तु लटकी रहती है, देखा है कि नहीं देखा। चुंबकों द्वारा लगाए जा रहे बल के कारण कोई वस्तु बीच में लटकी है, वो गिरती नहीं है, यह हमने देखा है। लगभग वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल लगा के आप क्या करोगे, ऊपर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल होगा, कोई चुंबक जैसा बल मान लीजिए, जो इस पॉड को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, और जिसके कारण क्या होगा, यह पॉड एक जगह लटका रहेगा। यह पॉड जो है बीच में हवा में कहीं लटका हुआ है। तो पॉड चूंकि सरफेस को टच नहीं कर रहा है, पॉड इसकी धरातल को टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहां से लगने वाला घर्षण है ही नहीं। जब पॉड टच ही नहीं कर रहा तो घर्षण है ही नहीं। पॉड भी जब घर्षण कब लगता है, जब कोई चीज जमीन को टच करे, ये तो जमीन को टच ही नहीं कर रहा। तो आपका पॉड ऐसे हवा में लटका रहेगा। तो कौन कौन से बल हमने हटा दिए, एक तो घर्षण हटा दिया नीचे का, और निर्वात होने के कारण जो वायु का घर्षण है उसको भी हटा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक तरह से जितनी ऊर्जा उसके बाद हम इस पॉड को देंगे, लगभग वो सारी की सारी ऊर्जा जो है अपनी गति में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद वो तेजी से चल पाएगा। तो उसके बाद आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक मोटर इत्यादि लगाकर आप तेजी से इसको आगे की तरफ पुश करते हो। और यह कहा जा रहा है कि इसके कारण, चूंकि कोई घर्षण है ही नहीं, कोई रोक टोक करने की संभावना है ही नहीं, इसके कारण वो 1000 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये पॉड आसानी से जा सकता है। तो ये पॉड अगर चला जाएगा तो करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पॉड चल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो यार निश्चित तौर पे आप इस बात को मान सकते हो कि भाई दिल्ली से जयपुर का रास्ता जो है, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था, करीब करीब जो है
आधे घंटे के अंदर तय हो जाएगा। तो भाई ये हाइपर लूप व्यवस्था जो है, देखिए इसमें कुछ एक फायदे हैं, कुछ एक चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि दुनिया में कहीं पर भी इसका एक कॉमर्शियल मॉडल अब तक डेवलप नहीं हुआ है। तो दुनिया में इसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जैसे 2013 में इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया था और उसके बाद जो है इस पर काम होना शुरू हुआ है। तो जैसे एक वर्जिन हाइपरलूप का नाम की कंपनी है, एक टेस्ला जो इलॉन मस्क की कंपनी है, वो इसके कुछ ट्रैक्स बना रहे हैं, कुछ टेस्ट ट्रैक्स बना रहे हैं, कुछ जगहों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी यह कॉमर्शियल तरीके से लागू नहीं किया गया है। भारत में भी यह प्लान बनाया गया था कि मुंबई से पुणे के लिए भारत में यह प्लान बनाया गया था, क्योंकि देखो इसको समझिए, बहुत दूर की यात्रा शायद इसमें संभव ना हो, क्योंकि आपको जहां जिन शहरों के बीच में जाना है उनके बीच में आपको इस प्रकार का ट्यूब का एक नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये बहुत मुश्किल है कि आप जो है इस नेटवर्क को बिछाएंगे और बड़े बड़े दूर दूर के शहरों में आप बिछाएं। तो जो शहर आसपास है, जैसे मुंबई से पुणे है, तो मुंबई से पुणे के बीच में एक हाइपर लूप की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो भी अभी कुछ शुरू हुई नहीं है। तो अभी भारत में क्या हो रहा है, आईआईटी मद्रास को सरकार ने यह काम दिया है। आईआईटी मद्रास जो है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारत का जो हाइपर लूप का मॉडल है, कि आप पहले इसका प्रोटोटाइप विकसित करें। प्रोटोटाइप समझते हो, एक तरह का मॉडल, कि आप इसका हाइपर लूप का प्रोटोटाइप विकसित करो। यह काम आईआईटी मद्रास को दिया गया है। और ये रेल मंत्री जी ने बताया कि आईआईटी मद्रास को अब तक करीब $2 मिलियन की फंडिंग इसके लिए दी जा चुकी है, और उन्होंने वादा किया कि हम $1 मिलियन की फंडिंग आईआईटी मद्रास को और देंगे, ताकि वो हाइपर लूप का प्रोटोटाइप विकसित कर पाए। आपको जो चित्र मैंने दिखाया था, जो आपको मैंने वीडियो दिखाया था शुरुआत में, वो आईआईटी मद्रास द्वारा ही विकसित एक हाइपर लूप के प्रोटोटाइप का एक मॉडल है, जो कि अभी क्या है, ये प्रोटोटाइप उन्होंने करीब 422 मीटर लंबा एक प्रोटोटाइप उन्होंने अपने कैंपस के अंदर बनाया है, जहां पर वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर आप प्रोटोटाइप इसका बना पा रहे हैं, जो ठीक से चल पा रहा है, तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा अवसर निश्चित तौर पे है। अब देखिए, इसमें यह बात सही है कि भाई अगर आप जो है इसके लाभ क्या हैं, अगर आप इसके लाभों की बात करें, अगर यह स्थापित होता है तो एक सुपर फास्ट ट्रैवल जो है, भाई हम कहते हैं ना कि बुलेट ट्रेन का जो हमारा सपना है, या उससे भी तेज जाने का सपना जो है, सुपर फास्ट ट्रैवल करने का, वो सपना निश्चित तौर पे पूरा होगा। मतलब इसकी गति हवाई जहाज से तेज है। आप भारत में अगर किसी डोमेस्टिक प्लेन को लेते हैं तो वो भी आमतौर पर करीब 800-850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो ये 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर दे रहा है, तो यह मानने के पर्याप्त कारण है कि वायुयान की रफ्तार से यह तेज है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि इसमें इसके लाभ मैं यहां लिख ही देता हूं, तो पहला लाभ तो जो है वो तीव्र है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तीव्रता एक बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा क्या है, इसमें ऊर्जा का नाश कम है, ऊर्जा की हानि कम है। आप में से जिन लोगों ने बचपन में फिजिक्स पढ़ी होगी स्कूल लेवल पे, आपको पता होगा कि यार देखो, जो आप जब ट्रेन चला रहे हो, उस ट्रेन को चलने में जो पटरियां गर्म हो रही हैं, या पटरी जो घर्षण लगा रही है, वो बल हमारे किसी काम का थोड़ा ना है। हम तो कोयला या तेल या बिजली जो भी है लगा ही रहे हैं ट्रेन को चलाने में, लेकिन इस घर्षण के कारण हमको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये एक तरह से ऊर्जा हमारी व्यर्थ हो रही है। इसमें आपके हाइपर लूप मॉडल में क्योंकि किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं है, तो जितनी ऊर्जा आप देते हैं लगभग वो सारी की सारी ऊर्जा गति में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका ऊर्जा का संरक्षण इसमें निश्चित तौर पर होता है। दूसरा, इसमें वेयर एंड टेयर बहुत कम है। यार देखो, एक चीज, जब गाड़ियां सड़क पे चलती हैं या फिर ट्रेन जो है पटरियों पे चलती है, तो घर्षण से वो खराब होती हैं। इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट कम है, क्योंकि कोई चीज किसी को टच ही नहीं कर रही है। तो इसमें रखरखाव का खर्चा जो है वो निश्चित तौर पे कम होगा। इसका रखरखाव जो है वो निश्चित तौर पे सस्ता होगा। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं कि भाई इसकी बड़ी चुनौतियां क्या हैं, तो भाई पहली चुनौती तो यही है कि यार इसको बनाना बहुत महंगा है। यार सोचो, अगर आपको दिल्ली से बंबई तक का ये ट्रैक बनाना है, तो आपको इतना लंबा एक पॉड का एक ट्यूब बनाना पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा, एक बहुत हरक्यूलियन टास्क है। इसमें जो पहला निवेश होगा, जो पहली बार बनाने के लिए जो निवेश होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। दूसरा क्या है यार, आप इस बात को समझिए कि ये एक बंद सिस्टम है, और एक बंद सिस्टम में अगर किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपने लंबी दूरी तक का ये ट्रैक बना दिया, अचानक से बीच में कोई गड़बड़ी आ गई, तो किसी के पास निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो इसमें सुरक्षा की चुनौती है एक बहुत बड़ी,
यार मान लो आपने दिल्ली से जयपुर तक का ही ये ट्रैक बिछा दिया, अब इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई खराबी हो गई, तो आप लोगों को निकालोगे कैसे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुरक्षा की चुनौती जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती इसमें बन के आ सकती है। लेकिन तब भी ये एक भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसका जो है विस्तार किया जाना चाहिए, इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार इसको और विकसित करने को लेकर निश्चित तौर पर योजना बना रही है। तो देखिए आगे हमारे देखते देखते हमारे आंखों के सामने अगर ये कभी विकसित होता है तो ये एक ऐसा अवसर हमको भी मिलेगा कि हम लोग भी इस प्रकार के हाइपरलूप प्रोजेक्ट में यात्रा करें। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप इस बात ऐसे एक हाइपरलूप में यात्रा करने को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं हो? मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, कुछ और खबरें लेकर आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।